अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी क्लासेस हैं वो चल रही थी, लेकिन आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अभी रिक्वेस्ट वो ये है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में कैलकुलेशन होती है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने, उन्होंने कहा था बेसिकली कमेंट कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे एक दो ने मैसेज किया लड़कों ने कि भाई हमें ना आप बता दें कि कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि पेपर अटैम्प्ट किया करो। तो वो कहते हैं कि किसी ऐसे बच्चे से बताएं पूछ के जो टॉपर हो। तो आई थॉट जो बेस्ट हमारे में है अली अकबर, उसी से बात करते हैं। हम लोग आए थे अभी 01 पॉइंट पे। मैं एक मिनट आपको पहले ये दिखाता हूँ। बेसिकली ये वो साइड है 01 हमें से कहते थे, और हम लोग यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठते होते थे, ये वो पॉइंट था। लेकिन अब बच्चे उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया, तो हम लोग इस तरफ एग्जिट जो साइड है ना यहाँ पे फुटसाल, उधर जा रहे हैं। असद बता 01 का थोड़ा। 01 हमारा वो पॉइंट है जहाँ हम शुरू में बैठ के जो है वो सैमिस वगैरह बनाते थे, लेवल कोर्स बनाते थे। लेकिन फिर हमारा ग्रुप जो है स्प्लिट हो गया, तो ये 01 भी ख़त्म हो गया। हाँ ये बकवास लाजमी हमारा ग्रुप जोड़ा साथ दिए। सो द लेजेंड द मिथ हिमसेल्फ अली अकबर, एंड वी विल आस्क हिम सम क्वेश्चंस जो कि मुझे थ्रू जूनियर्स मिले हैं, और अली उनको आंसर करेगा। ठीक है, चलो इंशाल्लाह डन करते हैं इंशाल्लाह। भाई ने प्यारे बच्चों के लिए टाइम निकाला है, बहुत बिजी थे लिटरली। हम लोग आजकल FYP में मुसीबत पड़ी है। तो सर कहाँ बैठे? इधर बैठना है, इधर थोड़ा पुरसकून है। अली का ना काम ऐसी जगह करता है जहाँ पुरसकून, मतलब रौनकों से दूर, हर शोर से दूर, सुकून वाली जगह, सुकून वाली जगह। सोलफुल प्लेस। तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग बैठो ना, मैं बनाता हूँ वीडियो भाई सामने तो। चल जैसे एक इंटरव्यू होता है। हाँ इंटरव्यू टाइप ही है। लेकिन ऐसी जगह कहाँ बैठे? यहाँ शोर नो नीचे इधर से जंप करे, इतने बोलेंगे तू वीडियो अगर सामने से बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा? वीडियो उधर धूप है ना, पता नहीं तुम लोगों का एंगल भी सेट होता है या नहीं। इसीलिए तो कह रहा था थोड़ा छांव भी चाहिए होती है ना शाजी। इधर स्टेयर्स पे बैठ के बना रहे शाजी। इधर वो उधर हैदर बैठ। नहीं स्टेयर्स वो आगे। अच्छा आगे चलो, आगे चले जाते आगे चले जाते आज। अच्छा चलो ठीक है। हमें जंगलों में ले जा रहे हैं बाबा। चलो बड़े उम्र का ये फायदा है कि अच्छे हर कोई हमें कुछ कहेगा भाई। याद है ना वो एबटाबाद वाला, बुजुर्गों की बात बुजुर्गों की हमें नहीं चाहिए, वरना ये ना मामलात खराब हो जाते हैं यार। ये वैसे अभी जैसे 01 ख़राब हुआ है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये जगह भी ख़राब हो रही। क्यों अली? यार एसेंस खत्म हो जाती है। एसेंस किसी एक सुकून जगह की एसेंस जो है ना, उधर जो उसके सुकून से मैटर करती है। ध्यान करी, जब रश बढ़ जाए ना तो फिर फायदा नहीं है। इसका बैग कहाँ है? ध्यान से उतरना है और पाँव टेढ़े करके। और मेरे ऊपर वजन ना डाली। मैं पकड़ रहा हूँ तुझे, बचा रहा हूँ तुझे। अच्छा खुद ना गिर जी। हाँ जी फॉलोइंग। चल रहा हूँ कह रहे उस तरफ स्टेयर्स हैं, हम लोग हैं अभी मुश्किल रास्ता। यार अली ऐसा में हमारा मसला ये, हम लोग हमेशा मुश्किल रास्ता जो है ना खुद चूज कर लेते हैं। वही ना, we do it hard way, not smart way. नॉट स्मार्ट cause Ali like it hard way। मतलब हाँ बहुत डार्क हो गया। What's that? वाह। तो यार मीम्स भी बीच में चल रही हैं, और एंगल किस तरफ आएगा? अच्छा इस तरफ आएगा, उस तरफ। बैठते हैं ना नीचे थोड़ा पुरसकून काम के लिए। क्वेश्चन सारे मैंने ज़रा निकाले हुए हैं, साफ हो रहेगी थोड़ा। अच्छा जी, तो आगाज़ करते हैं इंटरव्यू का। बैठो बैठो तुम लोग। जी सर। ओए तुझे वो चाहिए था ना क्वेश्चंस, उसके लिए क्वेश्चंस निकालेंगे। असद जो है वो हमें रिकॉर्ड करेगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा 1 after 1। Ali protecting his AAS। EES शायद स्पेलिंग इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है ना। ये पकड़ो। चलो जी, आपको बताता हूँ किस तरह बैठेंगे। इस तरह पढ़ने वाले हैं। हाँ बाय द वे नो डाउट पढ़ने वाला हमारा माशाल्लाह डिपार्टमेंट का बहुत ही होनहार बच्चा, जिसकी सारे टीचर्स तारीफ़ करते हैं थ्रू आउट 4/4। सो आई थिंक ही इज़ बेस्ट।
चौका जिससे हम ये क्वेश्चंस करें। बाकी ये भी अच्छा बच्चा है लेकिन मुझे बैग एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे नहीं बैग दे बैग चाहिए तेरा बैग अच्छा हाँ ओके मुझे भी बैग चाहिए नहीं अच्छा ये ले तू बैग ले ले मेरा। ओके जी शुरू करते हैं इसको ओपन करिए। ओए कट करके दोबारा से स्टार्ट कर लो ना। वो कर ले हाँ मैं एडिट कर लूँ। इतनी लंबी वीडियो फिर वो प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा। अभी तो 41 सेकंड्स में गर्मी यार कहाँ होती है आज भी थोड़ा एडिट और करेगा। सीट पे हम लोग बैठे बैठे हाँ अच्छा जी सही है। अभी स्टार्ट होती है। अच्छा यार स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन जीपीए कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेशन फार्मूला बता दो सबसे पहले। अच्छा वैसे यार ये स्टूडेंट्स का मोस्टली कंसर्न नहीं होता कि जीपीए कैलकुलेट कैसे होता है। उसकी वजह पता है क्या है कि ये टीचर्स की एक्सेल शीट्स में फार्मूलाज लगे होते हैं और उन फार्मूलाज की बेस के ऊपर ही आपका जीपीए वगैरह जो है वो कैलकुलेट होता है। फार्मूला किस तरह होता है कि आप अब अपनी जब टाइम टेबल आता है कोई भी चीज़ मतलब कोई आपको डॉक्यूमेंट मिलता है कोऑर्डिनेटर की तरफ से जहाँ आपके कोर्सेज मेंशन होते हैं या फिर जब आप इनरोलमेंट करते हैं स्पेसिफिकली तब आपको हर कोर्स का क्रेडिट और पता चलता है। अब जिस तरह प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, DCCN है और DCCN इस तरह के कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपका 3+1 होता है। मतलब 3 क्रेडिट और थ्योरी है, मतलब 3 घंटे एक हफ्ते के अंदर आप थ्योरी पढ़ेंगे और 1 क्रेडिट और लैब का उसका मतलब है कि एक ही लैब होगी पूरे वीक में और वो 3 आवर्स की लैब होती है। वो बेसिकली 2 आवर्स 30 मिनट बन जाते हैं। अब इन कोर्सेज़ की वेटेज भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो 2 क्रेडिट आवर्स वाले हैं या फिर एक 1 क्रेडिट आवर के भी 1-2 कोर्सेज होते हैं या फिर 3 क्रेडिट आवर्स की, क्योंकि ये 3+1 के हैं। इसी तरह दूसरा कोर्स होता है जिसमें लैब इंक्लूड होती है, वो होता है 2+1। एक 3+1 होता है, एक 2+1। 2+1 में आपके आ जाते हैं मतलब कोर कोर्सेज होते हैं जिस तरह SDA, उसकी आई थिंक इस दफ़ा लैब ख़त्म कर दिया है लेकिन प्रीवियसली हमारे साथ इस तरह था। आप लोगों के और भी कोर्सेज आएंगे मतलब शायद आगे फ्यूचर में कुछ आ जाएं। तो वो 2+1 का मतलब होता है कि एक क्लास होगी पूरे वीक में 2 आवर्स की और एक लैब होगी 3 आवर्स की एक वीक के अंदर। अब इनकी बेसिस के ऊपर ही आपकी जीपीए की वेटेज होती है। फॉर एग्जांपल हर सब्जेक्ट का भी अपना जीपीए होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का 4 में से कैलकुलेट होता है, देन सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइन करते हैं, फिर उस सारे सब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर आपकी ग्रेडिंग होती है, ठीक है। सब्जेक्ट की ग्रेडिंग किस तरह होती है कि आपकी इधर रिलेटिव ग्रेडिंग है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये काम तो इधर है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी जो हाईएस्ट मार्क्स आ गए क्लास में वो एक बेंच मार्क सेट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इसलिए ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि जो टीचर ने पढ़ाया है अगर वो सबको समझ आया ना तो सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। उनके काम आएंगे जिन्होंने सुना नहीं था या जिनकी अपनी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जिन बच्चों ने टीचर्स की बात सुनी है या उसको अंडरस्टैंड किया उनके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। रिलेटिव का ये फ़ायदा है। और एब्सोल्यूट में तो यह है कि अगर टीचर ने जैसा भी पढ़ाया उसको आप एवेलुएट नहीं कर सकते। रिलेटिव में आप टीचर को एवेल्यूएशन देखते हो कि अगर फॉर एग्जांपल अभी NLP का नो डाउट हमने पढ़ा बहुत अच्छा था बट स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कम थी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, ये भी हमने रिसेंटली इसका आज रिजल्ट मिड का अनाउंस हुआ है। तो सारे बच्चों का 60 में से 50 प्लस किसी के भी नहीं गए, 50 मैक्सिमम आए हैं। उसकी वजह क्या है कि बच्चों को समझने में थोड़ी मतलब एक टफनेस लगी है और उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी में प्रॉब्लम आया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ओवरऑल क्लास जो है उसके बच्चे जो है मतलब सबके ही कम आए हैं तो किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सब विन विन सिचुएशन ही चल रही है इधर। तो रिलेटिव मार्किंग का ये फ़ायदा है। और दूसरा जीपीए कैलकुलेशन मैंने बता दिया कि क्रेडिट और की बेस के ऊपर वेटेज होती है और देन आपका ओवरऑल जो है वो सम अप हो के फॉर एग्जांपल अगर आपके सारे ए हैं तो उस उधर आपका अगर एक कोर्स में ए है ना तो उस कोर्स में आपका जीपीए 4/4 है। अगर उसमें आपका ए माइनर है देन आपका 3.75 जीपीए है आउट ऑफ 4, ठीक है। अगर आपका बी प्लस है तो वह है 3.3, कितना 3.3। और अगर बी है, सॉरी मैं क्लास वाले मोड में आ गया हूँ, कितना क्वेश्चन पूछता हूँ तो अच्छा तो बी है तो वो होता है 3 और अगर बी माइनर है फिर इस तरह वो कम होता आपका जाता है, ठीक है। अल्लाह क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है कि जीपीए कैलकुलेट जो हम कर रहे हैं ना वो रिगार्डिंग बताएं कि बिट्स, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट जो हर सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है और उसके अलावा जो हमारी असाइनमेंट्स और क्विजेस इनका कितना इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट के CGPA पे। अच्छा ये यूनिवर्सिटी है ना वो इज़ नॉट लाइक फेडरल बोर्ड या फिर कोई भी आपका बोर्ड होता है उसकी तरह नहीं है यूनिवर्सिटी में आपकी हर एक क्विज हर एक असाइनमेंट मैटर कर रही होती है एंड इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग योर GPA। तो यूनिवर्सिटी में यह है कि अगर आप 6 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक्चुअली 4 मंथ्स ऑफ एजुकेशन है जो हम पढ़ते हैं, बाकी 2 वीक्स पेपर्स के निकाल दें और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें आपका एक दिन की परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है। इस यूनिवर्सिटी का
ये एक आपको समझना पड़ेगा। इज़ नॉट लाइक अ फेडरल बोर्ड कि आप एक ही दफ़ा पेपर देंगे और उधर ही आपका पता चलेगा कि आपने क्या किया था, क्योंकि इधर कोर्सेज़ की डिवीज़न इस तरह होती है। मैं जस्ट एक 2 एग्जांपल देता हूँ। एक 3+0 क्रेडिट आवर का कोर्स है, ठीक है, जो नॉर्मली होता है हमारा मोस्टली। उसमें क्या होता है, अगर वो विदाउट लैब है, 3+0 है ऑब्वियसली, तो उसमें होगा 50% मिड फाइनल, 50% आपका फाइनल होगा, 30% आपका मिड होगा, 10% क्विज़ेस और 10% असाइनमेंट्स। ये आपकी मतलब अगर 4 असाइनमेंट है ना, तो हर असाइनमेंट की अपनी एक वेटेज होगी, 2.5 हर एक असाइनमेंट की वेटेज होगी, एब्सोल्यूट वेटेज। अगर आपके 10/10 है तो मतलब वो 2.5 तो आपने सिक्योर कर लिया अपने 100 में से, ओवरऑल 100 में से, ठीक है। और अगर आपके असाइनमेंट में अगर ओवरऑल 10 में जो 4 असाइनमेंट है सब में एवरेज आपकी 9 की बन रही है, तो 10 आउट ऑफ 9 ही आ गया आपके उधर भी। क्विज़ेज़ में भी इस तरह के अगर आपने क्विज़ेज़ में अच्छा परफॉर्म किया है, 3 क्रेडिट और हैं तो 6 क्विज़ेज़ होंगे और 4 असाइनमेंट्स होंगी। और अगर 2 क्रेडिट आवर्स हैं तो फिर 4 क्विज़ेज़ होंगे और 2 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। इसी तरह बस 3 और 2 के होते हैं ना। तो जो लैब वाला है उसकी लैब की अलग चीज़ है, बस वो थ्योरी के 3 क्रेडिट और रहते हैं, मतलब 6 क्विज़ेज़ प्लस 4 असाइनमेंट्स। अगर टीचर नहीं भी ले रहे तो आपने ये बात नोटिस करवानी है, टीचर को भी बताना है कि प्लीज़ हमारे क्विज़ेज़ लें, क्योंकि वो आपकी वेटेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सम टाइम क्या होता है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि क्विज़ेज़ ज़्यादा भी ले लेते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को कि अगर उन्होंने किसी में कम नंबर आए हैं तो वो आपके इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतना बुरा, वो आपके जो जिसमें अच्छे आए होंगे उधर से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो टीचर्स खुद ही एक प्रिविलेज दे देते हैं स्टूडेंट को कि यार आपने अगर ओवरऑल क्लास का पूरी का क्विज़ 10 में से जो है 2-2 नंबर आए हुए हैं, तो फिर एक बोलेंगे कि दोबारा रीक्विज़ कर लेते हैं इसका। और मोस्टली ऐसा नहीं होता है, इट्स अप टू द टीचर। टीचर ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दिया एक क्विज़ लेके भी, लेकिन अगर ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस ही ख़राब है तो फिर आपका अगर टीचर रीक्विज़ करता है तो यू शुड बी थैंकफुल टू दैट टीचर, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है और ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं जो ये काम करें। और जो नॉन क्रेडिट और होते हैं उनका अफेक्ट किस तरह, मतलब ऑब्वियसली वो नॉन क्रेडिट है, वो काउंट नहीं होते, बट अगर उन्हें पास नहीं करते तो उसका क्या नुकसान? अच्छा, नॉन क्रेडिट और का एक ही आपके इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन क्रेडिट इसलिए इसे कहते हैं इसलिए क्योंकि आपके जीपीए पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट ये HEC की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो बैचलर्स की डिग्री लेगा तो उसके ये वाले कोर्सेज पास होना ज़रूरी हैं, जिसमें 2 आ जाते हैं। अभी आई थिंक हमारा कम्युनिटी सर्विस भी नॉन क्रेडिट है और QT भी नॉन क्रेडिट है। कुरान ट्रांसलेशन, इसमें अभी 3 वो चीज़ें आती हैं, कुरान ट्रांसलेशन एंड कम्युनिटी सर्विस। अभी शायद कम्युनिटी सर्विस का भी 1 क्रेडिट और कर दें और कुरान ट्रांसलेशन तो थ्रू आउट एंड नॉन क्रेडिट ही रहेगा। बट यह कि अगर आप ये फेल करते हैं और देन आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती। आपके लिए ये कोर्स पूरे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इट्स अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम HEC, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये HEC जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है उनकी पूरी मतलब एक, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे तो ये आपका नहीं होगा, आपको डिग्री नहीं मिल सकती, इस पर आप बहस भी नहीं कर सकते। और आपको जो दोबारा अगर कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं उसकी फ़ी भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। ये बातें सारी यू शुड कीप दोज थिंग्स ऑल्सो इन योर माइंड कि अगर आप फेल कर रहे हैं या फिर किसी वजह से पेपर नहीं दे रहे तो, या वाइवा भी, इसका एक QT का क्या होता है कुरान ट्रांसलेशन का कि मिड में वाइवा होता है और फाइनल में एक पेपर होता है, और अगर आप वो स्किप कर रहे हैं तो आप फेल हैं, और अगर आपके अटेंडेंस भी शॉर्ट है। ये इन चीज़ों को माइंड में रखना होता है और आपको इन टीचर्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिग्री को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास ये CGPA कैलकुलेट होता है उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा GPA जो है ओवरऑल देखा जाता है अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि हमारे तो चलो हम लोग अब जब सॉफ्टवेयर में आए तो हमारे टोटल 2 सेक्शंस होते थे, लेकिन अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनके 3 सेक्शंस हैं। और इसी तरह अगर हम CS के डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वो क्योंकि पुराना डिपार्टमेंट है कंपैरेटिव टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI का तो अभी रिसेंटली बना था 2024, तो उनके अभी 5 सेक्शन है CS में। तो वो ओवरऑल पूछ रहे हैं कि मतलब एज अ बैच CGPA कैलकुलेट होगा या क्लास में अगर हम देखा जाए तो हमारे GPA पे क्या इफेक्ट होगा, वो थोड़ा सा। अच्छा यार, एक तो ये है कि जो क्लास टॉपर्स है ना, दे शुड वर्क मोर ऑन देयर स्किल्स, बिकॉज यू हैव टू बी अ बैच टॉपर अगर आपने एक्चुअल टॉपर बनना है, क्योंकि क्लास टॉपर इज़ नथिंग। इधर मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं मदद करता हूँ। तो क्योंकि आपकी जितनी भी एवरेज बनती है सब्जेक्ट्स की, जब आपके मार्क्स कैलकुलेशन होते हैं तो आपकी एक बनाते टीचर इसी तरह ही है कि डिफरेंट क्लास की बता देते हैं, बट जब आपका GPA, जब आपका ग्रेड लगना होता है ना, उसमें आपकी ओवरऑल बैच की परफॉर्मेंस देखी जाती है, चाहे उसमें 100 सेक्शन कर लो, 10 करो या 2 करो, ठीक है, वो डजेंट मैटर। आपके
उसमें आपकी सेक्शन वाइज नहीं देखा जाता, ओवरऑल बैच वाइज आपका ग्रेड लगता है और एवरेज भी बैच वाइज ही होती है आपकी, ठीक है। CGPA भी अगर किसी का 4 आ रहा है ना, और अगर तो सारी क्लासों में टॉपर्स के 4 हैं तो फिर तो माशाल्लाह क्या ही बात है, क्योंकि मतलब फिर बैच में 4 बच्चों के A आ गया ना। तो अगर एक बच्चे का A और वो किसी एक सेक्शन में है तो मतलब ये नहीं कि उस सेक्शन की ख़राब हो गया है, वो एक ही बच्चा पूरे बैच का टॉपर है और उसी से ही जो है बाकी सब के ग्रेड्स जो हैं वो जितने भी सेक्शंस हैं उसी से ही मैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल बैच वाइज ही होता है। लास्टली ये कि हमारे पास जो CLO हैं और PLO हैं, बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में नो डाउट आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ कि CLO जो है वो पास करना मस्ट होता है। अगर आप वो नहीं करते तो आपकी डिग्री आपको नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे जैसे नॉन क्रेडिट और जो है, अगर उनको पास नहीं करते तो आप फेल हैं, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये जो क्रेडिट ऑर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, वो मतलब बच्चों को कैसे पता चले कि क्रेडिट और नो डाउट मेंशन होता है, बट थोड़ा बहुत आइडिया दे दें। अच्छा, PLO जो है आई थिंक 12 PLOs होते हैं टोटल, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है ना, वो पढ़ा है ना, उसके 12 PLOs हैं और हर सब्जेक्ट के 4 CLOs होते हैं। हर सब्जेक्ट की कोई भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो 1 क्रेडिट और का है, चाहे वो 2 का है, चाहे वो 3 का है, डजेंट मैटर, ठीक है। हर के 4 CLOs होते हैं और वो किसी ना किसी PLO से मैप कर रहे होते हैं। मल्टीपल PLO से भी मैप करेंगे या किसी एक से भी मैप कर सकते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम एंड प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। असल में हाईटेक जो है ये OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को जो है फॉलो करती है और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की एसेंस ये है कि इसमें PLOs और CLOs होते हैं। और अगर स्टूडेंट जो है वो अगर थ्योरेटिकली अच्छा है तो ये बात नहीं होती, क्योंकि कुछ जो मैं वैसे ही एक मोटी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि जो आपके पहले 2 CLOs होते हैं ना, वो आपकी थ्योरी और उसके एनालिसिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। और जो 3rd और 4th होता है ना, वो आपकी टोटली रिलेटेड टू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड एल्गोरिदम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आता है कि एक स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया और उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में किस तरह इंप्लीमेंट करेगा। जिस तरह आपने अभी कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले वीडियो देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, बट हमने उनको एरिया अंडर द कर्व तो हमने बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, बट उसकी रियल लाइफ में किस तरह इम्प्लीकेशन हो रही है वो हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में देखा है, ठीक है। तो इधर रियल टाइम इम्प्लीकेशन के ऊपर ही आपके ये लास्ट वाले 2 CLOs मैप करते हैं। तो मतलब आपने इन चीज़ों की मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट ब्रेकडाउन कर दिया है कि टॉप जो पहले CLO 1 और 2 होता है ये थ्योरी और उसके एनालिसिस के ऊपर होता है, और जो 3 और 4 होता है ये प्रैक्टिकल और उसके एनालिसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि होता है। और अगर आप जो है CLOs, ये वैसे अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऑन को भी मैंने ही रिवील किया था कि ये CLO जो है वो अगर ना करें तो फिर नुकसान हो सकता है आपका, बट सम हाउ टीचर इसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि यार स्टूडेंट जो है उसके फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स आए हुए हैं, देखो 80 100 में से बड़े अच्छे मार्क्स हैं, बट अगर उसका कोई एक आधा CLO जो है वो उसमें मतलब एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, बाकी उसने पूरे पेपर में आउट परफॉर्म किया सबको, मतलब 4 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के उसने 80 ले आया, बट एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का उसने टोटली एम्प्टी छोड़ दिया है, उसमें एक नंबर भी नहीं लाया, तो उसके वो 80 मार्क्स नो डाउट उसे उस वक्त तो फ़ायदा देंगे, बट उसकी डिग्री ऑन होल्ड आ जाएगी, क्योंकि उसने वो एक CLO जो है उसमें परफॉर्म ही नहीं किया उस कोर्स से रिलेटेड। और इसमें फिर टीचर किस तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो क्विज़ेस को मैप करते हैं डिफरेंट CLOs एंड PLOs से। तो फिर कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है पेपर में कम मार्क्स आ गए हैं या फिर क्विज़ेस में कम मार्क्स आ गए हैं तो उसको पेपर से एडजस्ट करें एंड सो फॉर। बट ये भी टीचर पे डिपेंड करता है टोटली। हाँ, ये मतलब अगर एक बच्चा जो है ना, इसमें यूनिवर्सिटी में थोड़ा ये है डिफरेंस कि आप अगर मतलब कंपेयर करें स्कूल और कॉलेज में तो चलें बोर्ड का पेपर है, उस टीचर को आपसे कोई शिकवा नहीं होता है या कुछ मसलन, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी में होता है ना, सैडली आप मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जो टीचर्स हैं ना, अगर आप उनके साथ थ्रू आउट सेमेस्टर में एक बुरा रवैया रखते हैं तो वो फिर वहाँ पे बदले निकल जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। यार मैं आपको एक बात बोलूँ ना, मैंने इधर हाईटेक में जो है टीचर्स को जितना भी देखा है ना, कोई पर्सनल नहीं होता है एज सच। हमारा अच्छा गया यार, नो डाउट। एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक मक्खियों का छत्ता बैठा हुआ है ना, और वो आपको कुछ नहीं तंग कर रहा, आपको वैसे ही कोई खारिश हुई है और आपने उसको वटा उठा के मार दिया और फिर आप गिला करेंगे उसने मुझे काटा है, तो फिर ये आपका नहीं बनता यार। क्योंकि टीचर्स आर माशाल्लाह सो प्रोफेशनल इन देयर बिजनेस, वो आके पढ़ाते हैं, उनको आपकी उससे पर्सनल नहीं होता। और सम टाइम क्या होता है कि टीचर क्लास के मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए अगर कोई डिस्कशन करते हैं ना, मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि कभी ओवर मत होना, एक लाइन हमेशा रखनी है रिस्पेक्ट की,
वो आपसे बड़े भी हैं, आपसे एक्सपीरियंस भी हैं और आपके टीचर भी हैं। तो ये आपके लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप जो है इनको कभी भी क्रॉस ना करें। एक रिस्पेक्ट की एक लाइन होती है, ठीक है। और टीचर्स के सामने जो आप अपनी गुफ्तगू या आवाज़ बोलते हैं ना, लफ्ज़ बोलते हैं, उनको भी ज़रा गौर से करना है, क्योंकि टीचर्स आर ऑलवेज लिसनिंग। इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग तो इट डजेंट मीन कि उन्होंने सुना नहीं है या वो कोई पागल ना, खुदा ना खास्ता। वो सब कुछ सुन रहे होते हैं और उनको पता होता है कि क्या बच्चा क्या कर रहा है। और फिर वो आप खुद सोचें कि अगर आपका कोई दोस्त है वो आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्टली आपके मुंह पे तो कहता है यार बड़े अच्छे हो यार आप, माशाल्लाह क्या बात है, और बाद साथ गुजरता है आपके किसी दूसरे जो है जानने वाले के सामने आपकी बुराई करता है और आप उसको ओवर हेयर कर लेते हो, तो आप खुद बताओ आपको कैसा फील होगा। आप खुद भी अच्छा फील नहीं करोगे और वो दोस्त सामने भी आएगा तो एक अजीब सी शक्ल बनी होगी। सेम गोज़ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स कि अगर कोई टीचर की बुराई कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उनको अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। अगर कोई मुझे आगे बुरा बोल रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो मुझे तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा ना। अब कुछ टीचर इस मामले में अच्छे हैं, मैं बाय नेम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि बाकी टीचर्स बुरा माइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कुछ स्टूडेंट्स ने की बदतमीज़ियाँ हमारे साथ रहते भी। कोई भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर क्लास में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं एंड यू कैन नॉट डिफाइन कि मतलब हमारी क्लास बहुत अच्छी थी, की है हमारी क्लास ने भी, बट क्या टीचर्स हमें माशाल्लाह इतने अच्छे मिले हैं, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया। एज सच उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को उन्होंने बायस्ड हो के चेक नहीं किया, उन्होंने ओवरऑल सबको ही एक तरह का रखा है। अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट मैं ये बात कहता हूँ कि हाईटेक में इस तरह बायसनेस सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स, मैंने एज सच बायसनेस नहीं देखी जितना टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में कह सकता हूँ। तो बाकी ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ही है सारे जूनियर से कि टीचर्स के साथ प्रोफेशनली बिहेव करें। आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, और एक ये है कि प्रोफेशनलिज्म से हट के वो आपकी हेल्प करते भी हैं। अगर आप उनके ऑफिस में चले जाएँ वो माइंड नहीं करते, फ्री टाइम में जाएँ। ऑफिस में जाने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगर आपको इस लेवल पे नहीं आते तो यू शुड लर्न दैट, बजाय इसके कि यार अभी से एज में कौन सीखे, क्योंकि हर चीज़ के कोई ना कोई एटिकेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नॉक द डोर, यू डोंट गो लाइक ओपन एंड जी मैम, इस तरह नहीं होता ना। अब मैम बेचारी पता नहीं उस टाइम किस हालत में बैठी हुई हैं, ऑफिस के अंदर ऑब्वियसली इंसान होता है, क्लास लेके आया होता है, तो या कोई इवन मेल टीचर्स भी हैं, तो आप नॉक करें, उनसे परमिशन लें और फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैम आर यू फ्री फॉर कपल ऑफ मिनट्स, आई हैव दिस क्यूरी, ठीक है। फिर उनके साथ डिस्कस करें और फिर वो आपको आंसर करेंगे। ये कुछ एटिकेट्स होते हैं जो कि आपको करना चाहिए। और टीचर्स को मैंने आज तक किसी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा इस तरह, और मुझे तो आज तक ये मेरा 3+ कर दो 3.5 साल 3.25 साल हो गया, मुझे किसी ने आज तक मना नहीं किया कि यार तुम बाद में आ जाना, यार तुम, वो कहते हैं ठीक है, वो खुद क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं। तो ये बात भी होगी। और दूसरा ये है कि आपने जब लेक्चर सुनना है ना तो लेक्चर में गौर से सुनना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं मेरी क्लास के पेपर्स में पढ़ रहे होते हैं, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ या हम कुछ डिस्कशन कर रहे हो और वो मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, यकीन करो जहर लगते हैं वो कि यार मैं इतना बोल रहा हूँ, इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, और फिर वो मोबाइल यूज़ करके ना मोबाइल साइड पर रख के जब मैं पूरा ख़त्म कर लूँगा एंड में पूछेंगे वो एक्स की वैल्यू किस तरह आई। दिल करता है ऐसा थप्पड़ मारूं, जब मैं एक्स की वैल्यू करा रहा था तो तुम किधर, तुम मोबाइल में कुछ देख रहे थे। तो टीचर्स के लिए इसी तरह ही होता है भाई, थोड़ा ये बात जब क्लास अगर नहीं लेनी ना तो सिंपल या कि टीचर को शक्ल ना दिखाओ उस दिन। अगर नहीं दिल कर रहा आपकी कोई और, हर इंसान की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारे रिस्पेक्टफुल सर थे, उन्होंने बोला था कि बेटा लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं एंड योर क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी, कुछ और भी प्रायोरिटी हो सकती है। तो फिर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को एक टॉप डाउन अप्रोच में रखना, और जो टॉप प्रायोरिटी है फिर आप उसको टाइम दें। अगर क्लास उस दिन आप सेक्रीफाइस करना है बेसिकली आपने, अगर उस दिन क्लास आपकी सेक्रीफाइस हो रही है तो मेक श्योर कि आप उस टीचर के सामने ना जाएं और ना ही उसे फील करवाएं कि भाई मैं तेरी क्लास नहीं लेता। ये काम नहीं करना, टीचर के सामने मत जाएं अपनी जो है क्लास में। कोई और क्वेश्चन है तो आई गेस क्वेश्चंस तो इतने ही थे, बट ये कि बच्चों को आई गेस ज़्यादा डराती है थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कि जीपीए जो है अगर वो सब उनमें ना आप बी भी ले लेते हो ना तो आपका 3 जीपीए बन जाता है, यानी आप सब में थ्रू आउट बी लो, सी पे ना जाओ, ठीक है, और आपका 3+ जीपीए आ ही जाता है। अगर सब में बी लिया तो 3 है। इसी तरह मैंने बता दिया कि ए माइनर अगर सब में लिया तो 3.75 है। इसी तरह आप देखो कोर्सेज में देखो, अगर मेरा सब में ए है ना तो ए का मतलब होता है 4, तो 4/4 है, 5 कोर्सेज हैं, ठीक है, तो 20/5 करूँगा
तो मेरे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा ना भाई। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर आपके ए माइनर आ गया और बाकी सारे 4 में ए है तो वो 16 प्लस आप करेंगे। चल इसको थोड़ा सा हाँ वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा टेक्निकल एरर मोबाइल बैटरी चार्जिंग कम होने की वजह से। तो अली जो है वो कैलकुलेशंस का बता रहा था, आसान हो रही है तो फिर कंटिन्यू कर देख लेना वीडियो स्टार्ट हो। आपका यही खतरा रहता है आप जैसे कैमरा मैन का। हाँ स्टार्ट है। ओके जी, वी आर बैक एंड लाइव विद आवर स्टैंड असद शाह ऑन हाशमी द होस्ट एंड आवर चीफ गेस्ट अली अकबर। अच्छा सो हाँ मैंने भी क्वेश्चंस देखे हैं। हम लोग कैलकुलेशन की बात कर रहे थे और थोड़ा सा बस वाइंड अप करते हैं, हमारी क्लास भी है। सो सीन कुछ ऐसा कि हमें लास्ट में बता दे प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा, कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। अभी बच्चों ने फर्स्ट टाइम देना है प्रोजेक्ट, थोड़ा सा प्रोजेक्ट का बता दो और CEP का बता दो। अच्छा प्रोजेक्ट के ना टीचर मार्क्स लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका लैब का कोर्स है ना तो उसमें आपके लैब के उसमें मार्क्स एडजस्ट कर सकता है, या फिर थ्योरी में कहीं आपके एब्सोल्यूट 5 से 10 नंबर हो सकते हैं प्रोजेक्ट के। तो उसको भी आपने लाइटली नहीं लेना, क्योंकि हाईटेक की एक अच्छी बात यह है कि ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब वो क्या कह सकते हैं आपके मतलब आपके लिए नेसेसरी होता है कि आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट करना होता है, और आपकी इसमें ग्रुप भी होता है, आपको मतलब काम करने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का जो चीज़ें सीखी हैं। और थ्योरेटिकल कोर्सेज में आपकी CEP होती है, तो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होता है, ये आपकी 4th असाइनमेंट के उससे कंसिडर की जाती है, और इसकी वेटेज एज़ कम्पेयर टू अदर असाइनमेंट थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाती है बाकियों को एडजस्ट करते हुए। तो इन्हीं की प्रेजेंटेशंस होती हैं। और मैं अगर बात करूं तो मैं फर्स्ट से लेके 3rd सेमेस्टर तक मेरी कोई भी प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग नहीं थी गई, ठीक थी, आउटस्टैंडिंग नहीं गई। इवन 3rd सेमेस्टर में मेरी एक फेवरेट सब्जेक्ट है IR और पार्क स्टडी, और पार्क स्टडी ये वाली नहीं जो हम आप लोग पढ़ते हैं, मतलब हम 11-12 में 11-12 में पढ़ी थी। एक्चुअल पार्क स्टडी का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, हिस्ट्री का भी। और तो वो सब्जेक्ट मेरा लाइक समझ लो कि वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था थ्रू आउट द कोर्स। और उसकी प्रेजेंटेशन में मैं गया हूँ, और इशू वाज सद्दाम हुसैन, जिसके ऊपर मैं पता नहीं कितनी सीरीज़ ख़त्म कर चुका हूँ, कितने सीज़न देख चुका हूँ। तो और एक्चुअल बुक्स भी 1-2 रीड की हैं सद्दाम हुसैन पे। तो बट मैं उधर गया सामने एंड ब्लैंक आउट हो गया था मेरा। इसकी रीज़न यही थी कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी उस दिन, और उस दिन इट वाज अ बैड डे फॉर मी, और मुझे आज तक याद है। तो प्रेजेंटेशन में यही होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। उस रात को सोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस टेंशन में गुजार देते हो कि यार मैं कैसे करूँगा प्रेजेंटेशन में, तो फिर आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। 10 बजे तक 11 बजे तक जितना आपका मतलब आपका एक स्लीप साइकिल सेट है ना, उसको आपने प्रॉपरली उस दिन सोना है, ठीक है। और अगर आप नहीं सोते और टेंशन में गुजारते हो तो कभी भी आप प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करो, मिरर वाली वो काम करो। बाकी प्रेजेंटेशन का हमारा FYP भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे तो किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। थोड़ी मार्केटिंग भी आ गई है रह के साथ। तो खैर हमारा तो इंटरव्यू को टारगेट कर रहा है, बट सम हाउ प्रेजेंटेशन भी, तो उसमें आपने प्रेजेंटेशंस भी करनी होती हैं। इसमें आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस होती है, और दूसरा ओवरऑल अगर वो टीचर आपको दोबारा कोर्स पढ़ाएगा ना, तो आपकी उस चीज़ को हाईलाइट करेगा, उस चीज़ को माइंड में रखेगा कि यार ये स्टूडेंट है, इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं। इवन यूनिवर्सिटी के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑन में क्वालिटी देखी थी, और हम खुद भी प्रमोट करते हैं ऐसे स्टूडेंट को कि इसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। असद की कोऑर्डिनेशन स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हैं। तो हम इस तरह के स्टूडेंट को अगर टीचर पूछते भी है ना क्लास में आके, या कोई इवेंट भी होता है, तो ये खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी यह कि दूसरे स्टूडेंट भी कह सकते हैं कि हमारी क्लास में ये लड़का इस चीज़ में हम सबको आउट परफॉर्म करता है। तो एक बात यह है कि हमेशा खुद आगे नहीं आना। जो अच्छा काम करता है, इसको पता है, मेरी आदत है, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा किसी चीज़ में आपसे अच्छा, तो आपको बताना चाहिए कि यार ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करो और उस बंदे को प्रमोट भी करो। इवन दो आपके जैसे भी ताल्लुकात हों, उन चीज़ों को माइंड में नहीं रखना। अगर कोई बंदा प्रोफेशनली, इस चीज़ को इसी तरह ही देखा जाता है ना कि अगर आपको कोई टास्क दे रहा है और आपको लगता है यार ये मेरे से अच्छा कोई बंदा और परफॉर्म कर सकता है, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए बोलें, उसको रेफ़र करें, उस टीचर से उसकी मुलाकात करवाएं। तो इसी तरह ही यार अच्छी ग्रुपिंग बनती है, एक अच्छा टीममेट इसी तरह ही होता है, और कैसे ही क्रिएट होता है। आप लोग मतलब इसी तरह ग्रो कर सकते हो, और सक्सेस भी है कि आप अपने साथ दूसरों को भी ग्रो। बाकी ये है कि CEP और प्रेजेंटेशन स्किल टॉपिक जो है हमारा, अभी मैंने बताया कि वो असाइनमेंट का ही वो पार्ट कंसिडर होता है, लेकिन उनकी वेटेज ज़्यादा होती है। और इवन प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो उसमें टीचर की मर्जी होती है कि वो एब्सोल्यूट 5 नंबर आपके 100 में से लगाएगा जो फाइनल लगते हैं, ठीक है। तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। बट यह है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी क्लोज ये करेगा बाकी यार जो हमारे पास है प्रोजेक्ट,
असाइनमेंट्स और क्विजेस, इन सब की वेटेज जो अगर देखी जाए तो वो 20%, हाँ 30% आपका मिड होता है और 50% आपका फाइनल एग्जाम होता है। अगर आपके क्विजेस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत मार्क्स कम हो गए ना, तो आप फाइनल में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें और मिड में बहुत अच्छे मार्क्स लें, ताकि आपके ओवरऑल जो जीपी है ना उस पर अफेक्ट ना हो। लेकिन अगर आप क्विजेस भी गंदे दे रहे हो, ठीक है, मिड्स में भी आप पेपर हाफ टाइम पे छोड़ कर चले जाते हो, जैसे अब इस दफ़ा हमने देखा है और हमें बहुत हैरानी हुई है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चे इस तरह छोड़ के, और कैलकुलस जैसे पेपर जिसमें आप सारे फुल मार्क्स ले सकते हो, Literally बाकी यार, तो थ्योरी है ना, आप उसमें नंबर्स कट जाते हैं। कैलकुलस में Maths मैंने है। देखा है, कैलकुलस में मैंने देखा, मैं मतलब उस दिन हमारा शायद एसपीएम का पेपर नहीं, सेकंड था ना, हमारा सेकंड था उसका एचएससी का, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का का। हमारा पेपर भी एक तो इजी था और हम थोड़ा सोच के हाँ, मज़े से लिख रहे थे। बच्चे परेशान और लाइक नहीं करना, बस नहीं आ रहा, टीचर ने ही नहीं कराया, छोड़ो पेपर। इस तरह कभी नहीं करता यार, दिस इज़ नॉट द वे कि आप चीज़ों को हैंडल करें। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यू शुड गिव अ टाइम। मैं एक बात बताता हूँ आपको, पेपर में जितना आप अपना माइंड यूज़ करते हो ना, आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी उसको एल्सवेयर यूज़ किया होगा। और वॉशरूम में आते हैं आइडियाज़ अच्छे या फिर पेपर नहीं। तो खैर मैं बताना नहीं चाह रहा था, शायद वीडियो में खुद ही ये क्या कह सकते हैं, तो थोड़ा हंसा रहे हैं ना हाँ। बच्चों को यूट्यूब पे, बट खैर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ना मतलब कैलकुलस में आप कोई भी पेपर हो, जब आप बैठते हो चीज़ों को प्रोसेस करो, आपके सामने क्लास की बातें भी याद आती हैं, आपके सामने स्लाइड्स भी जो आपने रात को पढ़ी हुई हैं वो भी याद आती हैं, जो आपने प्रैक्टिस किया होता है। कैलकुलस में यह है कि प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, आपने जो प्रैक्टिस किया होता है वो सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, बस आपको टाइम देना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं पेपर आ रहा, ब्लैंक आउट हो, तब भी आप आधा घंटा 20 मिनट बैठोगे तो मैं लिख के देता हूँ, आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक आधा सोल्यूशन आएगा और आप वो लिखोगे और वो आपके मार्क्स मैटर करते हैं। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, नंबर मैटर करते हैं। रिलेटिव मार्किंग है ना, एक नंबर, अगर मेरा आज असद से 1 नंबर ऊपर आया भी है, 2 नंबर ज़्यादा है मेरे असद से 2 नंबर ज़्यादा आए हैं, तो मतलब मैं इससे ऊपर चला गया हूँ। रिलेटिव मार्किंग में मतलब मेरी एवरेज जो है वो इस पेपर में अच्छी बनेगी कंपैरेटिव टू असद। नो हेट्स। फाइनल वो खुद बता रहे हैं। बाकी फाइनल अगर में ऐसा अच्छे वीडियो में नंबर पता नहीं क्या सीन हुआ है वो वो हम नहीं बताएंगे। और यार बाकी है, मैं एक और ओवरऑल एक बात कर दूं, मेरा जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 4 नहीं था या 3.89 था, बाकी सब में 4 आया। बट मैं लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मतलब उसमें था टॉप ही, बट एक बात आपको बता रहा हूँ, टॉपर हूँ अपने बैच का, लेकिन जब हम जाते हैं ना किसी भी फर्म में अप्लाई करते हैं, उधर आपकी टेक्निकल स्किल मैटर करती हैं। जीपी आपका अच्छा है ना, तो समझ लो कि आपका इंटरव्यू भी उतना ही टफ होगा। ये सारी चीज़ें उसी तरह ही होती हैं। मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि मतलब मेरे साथ जॉब वाले बैठे होते थे, उनसे भी नहीं पूछे थे, हालांकि मैं एक सिंपल इंटर्नशिप पे था और वो भी माशाल्लाह अनपेड इंटर्नशिप की है हमने, मतलब प्रॉपर। तो ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, कभी भी आपने इस तरह नहीं होना कि मतलब टॉप नहीं कर रहे या इसके पीछे भागना है। टॉप पर रहना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सब आपको देख रहे होते हैं, सब कुछ जो हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं जस्ट लाइक दैम, के वो चाहते हैं कि आप टॉप करें अगेन, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि यार यही क्यों, कोई और भी आए, ये शक्ल देख देख के तो बोर हो गए हैं। तो मतलब यू शुड वर्क हार्ड। वैसे ही हेट जो है ना क्रिएट कर लेते हैं कि यार इसकी वजह से हमारा जीपीए खराब हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो टॉपर्स होते हैं ना, जैसे अली है, इसका अगर 4 आ रहा है ना, तो उसकी वजह से बाकियों के मार्क्स पे इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनके फिर मार्क्स जो है ना एब्सोल्यूट में ही कैलकुलेट हो रहे होते हैं, वो फिर रिलेटिव में नहीं आ रहे होते, लाई नहीं कर रहे होते। जो एवरेज है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप अच्छे लिस्ट में हो या बुरे बच्चों में आ रहे हो, मतलब नंबर्स के लिहाज से। और यार कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, उन्होंने कुछ कोर्सेज में मेरे से अच्छा परफॉर्म भी किया होता है, और अगेन दे आर गिविंग हेट, तो मैं उसके कोई इस तरह नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं नंबर नहीं ला रहा तो तुम लोगों ने क्या पेपर छोड़ दिया मेरी वजह से कि यार बाकियों का भला हो जाएगा। तो मुझे जितना आता है मैं तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उस पेपर में लिखूंगा, और अपनी हर चीज़ मैं कोशिश करूंगा मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकूं करूं। और जो बच्चे बाकी भी टॉप कर रहे हैं उनको भी यही मशवरा है कि यार आप जो है जितना आता है उसको करें, किसी के कहने के ऊपर पेपर मत छोड़ें, क्योंकि वो आपकी वजह से पेपर नहीं छोड़ेगा। तो आप अपने थोड़ा सा इस बात में सेल्फिशनेस दिखाएं कि आप अपना पेपर पूरा कंप्लीट करें, किसी के कहने के ऊपर पेपर नहीं छोड़ना। और अगर कोई आपको डिफरेंट मेथड्स बता रहा है पेपर करने के, माशाल्लाह कोई आजकल तो चलता है सीन, तो वो भी काम नहीं करना टॉपर्स ने, ठीक है, कभी भी। बिल्कुल ये आपका बहुत इम्पैक्ट आता है। मैं एक चीज़ के हक में हूँ, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करें और अगर कम मार्क्स भी आए हैं तो देख लेना मेरी बात, आप लोग खुश हो गए। मेरे एक लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, मार्क्स जो है वो इन बच्चों को भूल जाता है, अगले सेमेस्टर में पूछा ना कि पिछले साल क्या सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं याद होते।
तो ये चीटिंग वाला भी यार अली ने नाम नहीं लिया, लेकिन चीटिंग जो है इटसेल्फ एक बुरी चीज़ इस तरह भी है, अफेक्ट करती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप अगर कोई ऐसा एविडेंस के तौर पे आपके से कोई चीज़ बरामद हो जाती है, चाहे वो कोई पर्ची हो या हाथ पे लिखा हो, केसेस बनते हैं यार। हमारे पास जितने भी केसेस हुए ना हमारे बैच के, यकीन करो मुझे बाय नेम उन स्टूडेंट्स का याद है। वो कितनी एक ज़लालत है, जिल्लत पूरी डिग्री थ्रू आउट द 4 इयर्स। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में माशाल्लाह कोई जवान पकड़ा जाता है ना, और 4 साल जलील होगा। ऐसे टीचर्स को पता होता है और वो ना भी कुछ कर रहा ना, उसको आगे हम ही चेक करते हैं, खोल के देख देते तो तेरे पास तो कुछ होगा। और ये बहुत गंदा एक इम्पैक्ट है यार। इस तरह एक स्टूडेंट का माइंड भी है, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। खैर काफ़ी बातें हो गई हैं, थैंक यू करना मेरा यार। क्लोज करें फिर। तो यार हाँ, अभी हम लोग की क्लास भी है, सो थैंक यू अली सो मच यार। आपने। तो बच्चे अगर मेरी वजह से सीख रहे हैं तो मैं खुश हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी। बाकी यार हम लोग टीचर्स खुद भी हैं, अली जो है वो भी स्पीकर है, बहुत से वर्कशॉप्स कराता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, असद भी पढ़ाता है। तो हमें तो थोड़ी बहुत ये रिस्पेक्ट वाली चीज़ें जो वैसे ही बिल्ट इन फीचर हमारे बन चुके हैं कि हमें रिस्पेक्ट देना और गिव एंड टेक है यार, दोनों चीज़ें जो है हाँ गिव एंड टेक हमें आती है बिल्कुल इसी तरह। बाकी आप लोगों को बताना हम लोग समझते हैं एज अ सीनियर फर्ज है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह, सब्सक्राइब कर देना, बाय।